हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हाई स्कूल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे पर चर्चा करेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? ये जब जीन में अचानक परिवर्तन हो जाता है, जीन में कोई अचानक से परिवर्तन हो जाए तो इसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए थे, उनमें से ये 3 कारण दिए हुए थे और 3 कारणों के कारण ही उत्परिवर्तन हो सकता है। वैसे वास्तव में तो जीन में परिवर्तन के कारण है, लेकिन ये 3 कारण और हैं। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से भी उत्परिवर्तन हो जाता है, और जीवन संघर्ष से भी उत्परिवर्तन हो जाता है। तो ये जीवन संघर्ष के बारे पर ये डार्विनवाद है। डार्विनवाद में जीवन संघर्ष को बताया गया है। तो जीन परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन और जीवन संघर्ष, ये तीनों कारण हैं कि उत्परिवर्तन को ये जन्म देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। नेक्स्ट है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। मतलब डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रक्रिया के द्वारा होगी। तो इसका उत्तर होता है प्राकृतिक वर्ण से, या इसी को हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है, ये डार्विन ने बताया है। अब यहीं पर प्रश्न और पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वर्णवाद को किसने दिया है। तो प्राकृतिक वर्णवाद को या प्राकृतिक चयनवाद को डार्विन ने दिया है। डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? ठीक, ये पूछा जाएगा कि डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी, इनके सिद्धांत की क्या सबसे बड़ी कमी थी। तो विभिन्नताओं के कारण की व्याख्या न होना। मतलब डार्विन ने विभिन्नताओं के कारण की व्याख्या नहीं कर पाई कि विभिन्नताएं किस कारण से उत्पन्न होती हैं। नई जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो नई जातियों की उत्पत्ति, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस बुक के राइटर कौन है? तो ये डार्विन है। अच्छा, डार्विन कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? तो डार्विन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। डार्विन जो थे वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये नई जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक तो डार्विन थे। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक लैमार्क थे। और लैमार्क कहाँ के निवासी थे? तो लैमार्क फ्रांस के निवासी थे। लैमार्क कहाँ के निवासी थे? लैमार्क फ्रांस के निवासी थे। समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है? समजात अंगों के उदाहरण, पहली बात तो समजात अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना तो समान होती है, लेकिन कार्य इनका भिन्न होता है। तो ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। ठीक, उत्पत्ति और मूल रचना समान हो, लेकिन कार्य इनका भिन्न भिन्न हो, तो इन्हें हम समजात अंग कहते हैं। उदाहरण कौन से हैं? मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। अब देखिए, हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, इनको हम देखें तो इनकी उत्पत्ति और रचना समान होती है। उत्पत्ति और रचना का मतलब इनकी जो रचना है, मतलब जैसे हाथ में मनुष्य के हाथ में ह्यूमरस हड्डी होगी, फिर नीचे और आते हैं तो रेडियस अल्ना हड्डी होगी, इसके बाद कलाइयों की हड्डियां हो गई, अंगुलियां हो गई। तो इसी प्रकार से कुत्ते के अग्रपाद में भी यही हड्डियां पाई जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति और मूल रचना तो समान है, लेकिन देखिए कार्य अलग है। मनुष्य के हाथ जो हैं वस्तुओं को पकड़ते हैं, और कुत्ते के अग्रपाद जो होती हैं दौड़ने के काम में आते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि समजात अंग क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना तो समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। और इसके उदाहरण है मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। फिर मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत, इनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है, लेकिन आपने देखा होगा हाथी के दांत जो होते हैं बाहर निकले रहते हैं, उससे वो
वस्तुओं को चबा नहीं सकता है अपने भोजन को, लेकिन मनुष्य के दांत चबाने का काम करते हैं, तो कार्य अलग अलग हो गया, लेकिन उत्पत्ति और मूल रचना एक है। ठीक। अच्छा, अगर इसी का उल्टा हम कर दें कि उत्पत्ति और मूल रचना अलग अलग हो लेकिन कार्य क्या हो, कार्य समान हो, तो ऐसे अंगों को क्या कहेंगे? तो ऐसे अंगों को हम समवर्ती अंग कहते हैं। ठीक। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता जो है वो चीन के विद्यार्थी से। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अब जैसे यहाँ पर चीन का विद्यार्थी दिए, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। चीन का विद्यार्थी है, भारत का विद्यार्थी है, इंग्लैंड का विद्यार्थी है, मतलब कुछ भी मनुष्य के बारे पर अगर कुछ दे रहा है ऐसा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सबसे अधिक समानता उसी से होगी। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, विकास की दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? तो यहाँ पर कोई जब 4 विकल्प दिए रहे होंगे तो वहाँ पर कोई मतलब मनुष्य न दिया रहा होगा, तो उसमें से जो सबसे अधिक समानता मिली जा करके वो चिंपैंजी में है। तो मानव का सबसे निकटवर्ती चिंपैंजी हुआ जा करके। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहीं पर आरएनए का पूरा नाम पूछ ले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हम राइबो की जगह पर राइबोज भी कर सकते हैं, अर्थात डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। ठीक। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? ये दोनों क्वेश्चन नए क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में ये आए हुए हैं कि डीएनए प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो अनुलेखन तथा अनुवादन, ये दो प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी डिटेल्स स्टडी हम इंटर में करते हैं जाकर के। तो अनुलेखन और अनुवादन प्रक्रियाओं के द्वारा डीएनए प्रोटीन को बना देता है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे? पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं, इनको याद रखना। पृथ्वी के नीचे उपस्थित प्राचीन कालीन जीवों के अवशेष क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी के नीचे उपस्थित प्राचीन कालीन जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाया करते हैं। ठीक। और जीवाश्म जैव विकास का सबसे अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक। पहली पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब हम मेंडल के नियम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभाविता, अप्रभाविता, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ये सब पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो पहली पीढ़ी में अर्थात F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दबा रहता है मतलब वो दिखाई नहीं देता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक। नई जाति के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नई जाति के निर्माण की क्रिया को जाति उद्भवन कहते हैं। जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, ये कभी लिखा आपने देखा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जीन ये समान है, इसलिए इसको समयुग्मजी कहेंगे। अब ये प्रभावी भी है, हो सकता है ये अप्रभावी हो, मतलब ये वाला अगर अक्षर लिखे हो। कुल मिला के आपको ये देखना है कि दोनों जीन, ये जो जीन है ये दोनों एक जैसे हों, तो इसको हम समयुग्मजी या होमोजाइगस बोलते हैं। आपने आर आर देखा होगा, मतलब दोनों जीन समान हो, ये दोनों अक्षर जो लिखे हैं ये समान हो, तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। स्मॉल आर भी लिखा हो सकता है, तो ये सब होमोजाइगस है। जब किसी लक्षण के दोनों जीन असमान होते हैं तब उसको हम असमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक जैसे मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी हम लिख दें, तो ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस या असमयुग्मजी है। या यहीं पर लिख दें हम कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैसे हैं, दोनों देखिए अलग अलग हैं जीन, तो इसको हम हेटेरोजाइगस या असमयुग्मजी कहते हैं। फिर लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है? तो जीव के बाह्य लक्षणों को जो व्यक्त करता है, मतलब अगर हम जीव के बाहरी रूपरेखा को देखें कि ये लंबा है कि बौना है, किस कलर का है, ठीक, तो ये जो बाहरी लक्षण होते हैं इनको सबको हम फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप क्या होता है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप,
ये जीव की जीनी संरचना को व्यक्त करता है। ठीक, जीव की जीनी संरचना को व्यक्त करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। तो फिनोटाइप का मतलब जो रूपरेखा बताए कैसा जीव है बाहर से देखने पर, उसको फिनोटाइप कहेंगे। और जीनोटाइप का मतलब उसकी जीनी संरचना कैसी है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे यहीं पर हम देख लें कि देखिए लंबा ये भी है, कैपिटल टी ये भी लंबा होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होता है। ठीक, लेकिन ये लंबा देखिए इसके जीन कैसे हैं, इसके जीन ये अलग मेयर के हैं। भाई देखो दोनों लंबे हैं, तो फिनोटाइप में तो हम दोनों को लंबा कहेंगे, लेकिन अगर जीनोटाइप देखेंगे तो इसकी जीन अलग मेयर की हैं और इसकी जीन देखिए अलग मेयर की हैं। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर होता है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या 23 जोड़ी होती है। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो हेट्रोसोम कहलाया करता है, या उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और वही लिंग का निर्धारण करता है। 44 प्लस एक्स वाई अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो ये किसको बताता है। तो 44 तो ऑटोसोम हो जाते हैं, अभी हमने बताया 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं। तो 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोसोम हो गए, और ये जो है ये हेट्रोसोम होता है या लिंग गुणसूत्र होता है। तो यही डिफर होता है, यही अलग अलग होता है लड़के और लड़की में। तो 44 प्लस एक्स वाई अगर आपको मिल जाए तो लड़का होगा, और 44 प्लस एक्स एक्स अगर है तो ये संकेत लड़की का है।